नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। इंडियन मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग डे में अच्छा मूड दिखाया, जहां निफ्टी 50 और ज्यादातर सेक्टर्स हरे में बंद हुए। हालांकि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में गिरावट रही, लेकिन ये मार्केट का नॉर्मल उतार चढ़ाव है, इसलिए पेशेंस रखना सबसे जरूरी है। यूएस मार्केट भी रात को पॉजिटिव टोन में था, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर दिखी। डाउ जोन्स करीब 0.22% ऊपर बंद हुआ और नैस्डैक कंपोजिट लगभग 0.31% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा मजबूत रहा। गिफ्ट निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग भी काफी मजबूत रही, जो निफ्टी 50 के कल के क्लोज से करीब 146 पॉइंट ऊपर बंद हुए। ये संकेत देता है कि सोमवार का ओपनिंग सेशन भारतीय बाजार के लिए काफी अच्छा रह सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा और पिछले कुछ ट्रेडिंग दिनों से ये लगभग स्थिर है। हाँ, इंडियन करेंसी थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन कल ये 90 रुपए के थोड़ा नीचे ही बंद हुई, जिससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट स्थिर बना हुआ है। 5 दिसंबर को एफआईआई ने भारतीय बाजार से 439 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने जबरदस्त 4189 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। कुल मिलाकर डीआईआई की मजबूती ने बाजार को गिरने नहीं दिया और सेंटिमेंट को संभाला। एफआईआई ने दिन भर में करीब 11,456 करोड़ रुपए की खरीद और 11,895 करोड़ रुपए की बिक्री की, यानी हल्की नेगेटिव पोजीशन ली। इसके उलट डीआईआई ने 16,058 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार में बड़ी सपोर्ट दी। अगले हफ्ते 10 से ज्यादा कंपनियों की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहां स्टॉक स्प्लिट से लेकर डिविडेंड और तिमाही नतीजों तक कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इन फैसलों का सीधा असर इन कंपनियों के शेयर प्राइस पर देखने को मिलेगा। 8 दिसंबर को ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज की बोर्ड बैठक होगी, जहां स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसी तरह गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज की बोर्ड मीटिंग 12 दिसंबर को है और वो भी शेयर स्प्लिट का फैसला ले सकती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक 12 दिसंबर को होगी, जिसमें कंपनी अंतरिम डिविडेंड देने का प्रस्ताव रख सकती है। तिमाही नतीजों की बात करें तो 8 दिसंबर को फिजिक्स वाला और फुजियामा पावर सिस्टम्स दोनों अपने कमाई के नतीजे पेश करने वाले हैं। फ्लेक्सिटॉफ वेंचर्स इंटरनेशनल अपने तिमाही नतीजे 9 दिसंबर को जारी करेगा। वहीं केएसआर फुटवेयर और प्रभात टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड अपने नतीजे 10 दिसंबर को पेश करेंगे। इंडिया और यूएस के बीच 10 से 12 दिसंबर तक ट्रेड टॉक्स होने वाली हैं, जहां दोनों देश फ्रेमवर्क ट्रेड डील के पहले चरण पर बातचीत करेंगे। ये औपचारिक राउंड तो नहीं है, लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% बेसिक टैरिफ के साथ 25% अतिरिक्त पेनल्टी भी लगा दी थी, खासकर रूस से क्रूड खरीद के बाद। भारत और अमेरिका के बीच ये बातचीत पिछले कई महीनों से जारी है। इससे पहले सितंबर में भी अमेरिकी अधिकारी भारत आए थे और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 2 बार वॉशिंगटन जा चुके हैं। भारत को इस साल के भीतर एक फ्रेमवर्क ट्रेड डील मिलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए टैरिफ से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं और अमेरिका के लिए भेजे जाने वाले सामान को राहत मिलेगी। इस ट्रेड एग्रीमेंट का बड़ा लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 2024-25 में दोनों देशों का कुल व्यापार 131.84 अरब डॉलर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का भारतीय बाजारों पर पॉजिटिव असर देखने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में दोनों देशों ने तेल और रक्षा से आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग को और बड़ा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका भारत पर रूस के साथ व्यापार घटाने का दबाव डाल रहा है, लेकिन इंडिया रशिया पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में नई संभावनाओं का रास्ता खोलती दिखाई दे रही है। भारत और रूस ने 2030 तक के लिए एक मजबूत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को फाइनल किया है। अभी रूस के कुल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 2% से कम है, लेकिन दोनों देशों ने दशक के अंत तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रूस के साथ बढ़ते सहयोग का फायदा डिफेंस, फार्मा, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, IT, BPM, टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को मिल सकता है, क्योंकि रूस इन सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों को आसान अप्रूवल और बड़े बाजार की पहुंच दे रहा है। साथ ही कच्चे तेल में रूस की हिस्सेदारी काफी बड़ी है और भारत की जरूरत का 1/3 से अधिक क्रूड रूस से आता है। इसलिए स्टेबल सप्लाई रिफाइनरी कंपनियों को ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी से बचाती है। कच्चे तेल और कच्चे माल की ये स्थिर सप्लाई पेट्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रिफाइनरी सेक्टर में लागत कम करती है।
अगले हफ्ते कुल 8 कंपनियों की रिकॉर्ड डेट पड़ रही है, यानी इसी हफ्ते तय होगा कि किन निवेशकों को बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड या बायबैक जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस का फायदा मिलेगा। इस वजह से इन कंपनियों के शेयरों में रिकॉर्ड डेट से पहले हलचल बढ़ सकती है। भारत रसायन लिमिटेड ने अपने निवेशकों को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने का ऐलान किया है और साथ ही स्टॉक स्प्लिट की घोषणा भी की है। कंपनी 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर को 5-5 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयरों में बांटेगी और इन दोनों एक्शंस के लिए 12 दिसंबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड भी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी 12 दिसंबर ही है। कंपनी 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर को 2-2 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयरों में डिवाइड करेगी, जिससे शेयर का लॉट साइज बड़ा हो जाएगा। मोडिसन लिमिटेड ने इस बार डिविडेंड का ऐलान किया है और इसके लिए 8 दिसंबर रिकॉर्ड डेट रहेगी। कंपनी अपने निवेशकों को 2.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देगी, जिस वजह से स्टॉक में रिकॉर्ड डेट के आसपास कुछ तेजी दिख सकती है। दो कंपनियां न्यूरेका लिमिटेड और वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड ने शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर तय की है। बायबैक में कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है, इसलिए स्टॉक के प्राइस में अक्सर रिकॉर्ड डेट से पहले हल्की तेजी देखी जाती है। रिकॉर्ड डेट के बाद कॉर्पोरेट एक्शन का फायदा मिलना बंद हो जाता है और स्टॉक अक्सर उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इसलिए सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन को भी देखना जरूरी है। अब बात करते हैं HFCL की, जिसे 7.3 करोड़ यानी करीब 656 करोड़ रुपए का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की विदेशी सब्सिडियरी के जरिए हासिल किया गया है और नवंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। HFCL का स्टॉक पिछले कई हफ्तों से दबाव में चल रहा है और शुक्रवार को 67.49 के स्तर पर इसका नया साल का निचला स्तर बना है, जबकि एक साल पहले ये 134.8 तक गया था, यानी एक साल में लगभग आधा हो चुका है। पिछले महीने कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 78.45 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी में 0.5% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी कुल डील 58 करोड़ रुपए की थी। इससे अगले हफ्ते स्टॉक में थोड़ी मजबूती देखने की उम्मीद बन सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट अशोका बिल्डकॉन की है, जिसे BMC से सियोन पैनवेल हाईवे पर टी जंक्शन वाले फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए 447.21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वर्क ऑर्डर मिला है। ये स्कोप मौजूदा आर्म 1 और आर्म 2 फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ऑर्डर के जुड़ने से पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत बढ़कर 1573 करोड़ रुपए हो गई है और नई डेडलाइन 13 जनवरी 2028 तय की गई है। हालांकि इसका स्टॉक पिछले साल में 42% गिरा है, लेकिन ये नया ऑर्डर कंपनी के अगले क्वार्टर के आउटलुक को मजबूत कर सकता है। अगली बड़ी खबर MTR टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, जिसे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 194 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एंड फिटिंग्स और संबंधित कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए है और अप्रैल 2028 तक पूरा किया जाएगा। MTR के अनुसार ये ऑर्डर कायगा 5 और 6 रिएक्टर्स के लिए दिए गए 504 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज का हिस्सा है। कंपनी इस समय कई घरेलू और ग्लोबल OEMs को सपोर्ट करती है और इनके पास हैदराबाद में 9 एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। स्टॉक पिछले एक महीने में 35। कमोडिटी मार्केट में इन दिनों कॉपर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसी वजह से अडानी एंटरप्राइजेज और हिंदाल्को मिलकर पेरू के कॉपर माइनिंग सेक्टर में निवेश की तैयारी कर रहे हैं। दोनों कंपनियां या तो साथ में जॉइंट वेंचर बना सकती हैं या फिर वहां की किसी मौजूदा माइनिंग कंपनी में हिस्सा खरीदकर काम शुरू कर सकती हैं। हिंडाल्को का शेयर पिछले 6 महीनों में करीब 26.5% चढ़ा है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज पिछले कुछ महीनों से एक रेंज में ही चल रहा है, लेकिन ये खबर दोनों के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सकती है। IT सेक्टर हाल ही में फिर से रिकवर मोड में दिख रहा है और HCL टेक्नोलॉजीज ने पिछले एक महीने में लगभग 10% की बढ़त भी दिखाई है। कंपनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पार्टनरशिप की है, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी हाई डिमांड सर्विसेज पर काम करेगी। स्टॉक पहले भी 1700 के करीब एक बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है, इसलिए अगले हफ्ते दोबारा इस लेवल पर स्टॉक का रिएक्शन देखने लायक रहेगा। फिनोटेक्स केमिकल के शेयर में पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब 6% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने अमेरिका की एक स्पेशलिटी ऑयल फील्ड केमिकल कंपनी में हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। नाम पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन ये डील कंपनी की इंटरनेशनल मौजूदगी को बढ़ाती है। छोटी कंपनियों में ऐसे अधिग्रहण अक्सर ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत करते हैं और इसी वजह से सोमवार को भी स्टॉक एक्टिव रह सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर इस समय मजबूत परफॉर्म कर रहा है और प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने भी हाल में अच्छी बढ़त दिखाई है। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और 2295 रुपए का टारगेट बताया है, जो मौजूदा स्तर 1690 के आसपास से काफी ऊपर है। इसलिए अगले हफ्ते इस सेक्टर के स्टॉक्स पर भी नजर रखना चाहिए।
बोनांजा इंजीनियरिंग को हाल ही में सीएनएक्स माइक्रोसिस्टम की तरफ से 11 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक में फिर हलचल देखने को मिली। ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद 2000% तक चढ़ चुका था, लेकिन बाद में आधे से ज्यादा गिरावट भी देखी। छोटी कंपनियों में उतार चढ़ाव तेज होते हैं, लेकिन नया ऑर्डर अगले कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म ध्यान जरूर खींच सकता है। AMFI की इंडेक्स रीबैलेंसिंग में इस बार 2 स्टॉक्स चर्चा में हैं, मुथूट फाइनेंस और LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। दोनों को लार्ज कैप कैटेगरी में अपग्रेड करने का प्लान है, जिससे इन कंपनियों में पैसिव फंड्स का पैसा आने की संभावना बढ़ जाती है। गोल्ड की बढ़ती कीमतों का सीधा फायदा मुथूट फाइनेंस जैसे गोल्ड लोन प्रोवाइडर्स को मिलता है, इसलिए ये स्टॉक अगले हफ्ते काफी एक्टिव रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर पिक्स पोस्ट RBI MPC। RBI ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और इसी आधार पर मोतीलाल ओसवाल ने अगले हफ्ते के लिए 4 बैंकिंग स्टॉक्स को पसंदीदा सूची में रखा है। इनमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। रेट कट के बाद आमतौर पर लोन ग्रोथ और बैंकिंग मार्जिन पर सकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए ये चारों बैंक मार्केट के फोकस में रह सकते हैं। इंडिगो ने बताया कि वो अपने पूरे नेटवर्क में फ्लाइट ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी सामान्य करने पर काम कर रही है। कंपनी की टीमें शेड्यूल को स्थिर करने, देरी कम करने और यात्रियों की मदद करने में लगातार लगी हुई हैं। राजस्थान के झालावाड़ में SPML इंफ्रा को PHD की तरफ से लगभग 207 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत नॉन रे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कोटा और बूंदी इलाके में पीने के पानी की सप्लाई को मजबूत बनाना है। इस प्रोजेक्ट में 3 इनटेक वेल्स, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 3 बड़े क्लियर वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने का काम शामिल है। इसके अलावा 52 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और 600 से 1300 डायमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसे पूरी तरह ऑटोमेटेड PLC और स्केडर सिस्टम से नियंत्रित किया जाएगा। एडवेंट इंटरनेशनल और वर्लपूल के बीच चल रही डील आखिरकार टूट गई। एडवेंट लगभग $1 बिलियन में वर्लपूल इंडिया में 31% हिस्सेदारी खरीदना चाहता था, लेकिन वैल्यूएशन पर सहमति नहीं बन पाई। वर्लपूल कॉर्प पहले ही कह चुका था कि वो अपनी इंडियन यूनिट में अपनी हिस्सेदारी 51% से घटाकर करीब 20% तक लाना चाहता है, ताकि अपने ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए कर्ज का बोझ कम किया जा सके। NBC इंडिया ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एस्पायर लेजर वैली की ऑक्शन सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जहां कंपनी ने आइकॉनिक टावर नंबर 13 की 175 रेजिडेंशियल यूनिट्स लगभग 485 करोड़ रुपए में बेच दी हैं। इस बिक्री के बदले NBC को कुल बिक्री मूल्य का 1% मार्केटिंग फीस मिलेगा। इसी हफ्ते NBC को 5 और नए रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 665 करोड़ रुपए है। BSE 500 इंडेक्स में 22 दिसंबर से बड़ा रीशफल होने जा रहा है, जिसमें 32 नई कंपनियां शामिल होंगी और 32 बाहर होंगी। ये बदलाव मार्केट कैप, फ्री फ्लोट और लिक्विडिटी जैसे नियमों के आधार पर तय किए जाते हैं। नई शामिल होने वाली कंपनियों में GE वर्नोवा TD इंडिया, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, ITC होटल्स, रिलायंस पावर, फोर्स मोटर्स, LT फूड्स, एथर एनर्जी, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया, इलिकॉन इंजीनियरिंग, ब्लू जेट हेल्थ केयर और कई अन्य बड़े और उभरते नाम शामिल हैं। इंडेक्स से बाहर होने वाली कंपनियों में KNR कंस्ट्रक्शन, IT, पंजाब एंड सिंध बैंक, MMTC मेट्रो ब्रांड्स, कंसाई नेरोलिक पेंट्स, विनाती ऑर्गेनिक्स, SKF इंडिया और सेनोफी इंडिया जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। SAR टेलीवेंचर ने लगभग 208 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें मधुसूदन केला के फंड, चॉइस एडवाइजर्स और कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप ने हिस्सा लिया है। ये राशि कंपनी के वर्किंग कैपिटल को मजबूत करने, 4G और 5G संबंधित टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तैयारी करने में उपयोग होगी। कंपनी का प्लान है कि इन फंड से कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन दोनों को तेज किया जाए। रूस में हुई इंडिया रूस समिट के बाद पतंजलि ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इस पार्टनरशिप का फोकस वेलनेस, आयुर्वेदा और हर्बल प्रोडक्ट्स को रूस जैसे बड़े मार्केट में विस्तार देना है, जहां पर पहले से ही योग और नेचुरोपैथी को लेकर काफी रुचि देखी जाती है। रामदेव ने कहा कि कंपनी 200 देशों में वेलनेस सर्विसेज ले जाने की योजना बना रही है और रूस को उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन का एंट्री पॉइंट माना है। इसके तहत दोनों देशों के बीच ट्रेड, नॉलेज शेयरिंग और कल्चरल एक्सचेंज को भी मजबूत किया जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल AMC अपना IPO 12 दिसंबर को खोल रही है, जिसमें कंपनी लगभग 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 4.89 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचे जाएंगे और कोई फ्रेश इशू नहीं होगा। एंकर बुक 11 दिसंबर को खुलेगी और पब्लिक इशू 16 दिसंबर तक चलेगा, जबकि अलॉटमेंट 17 दिसंबर को फाइनल हो सकता है। लिस्टिंग 19 दिसंबर को BSE और NSE पर होने की संभावना है, जिससे ये ICICI ग्रुप की चौथी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच कंपनी ने 1618 करोड़ रुपए का प्रॉफिट
प्रॉफिट और लगभग 2,949 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है और ये फिलहाल देश में सबसे ज्यादा 143 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज करती है। डायनेमैटिक टेक्नोलॉजीज ने डसॉल्ट एविएशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी फैल्कन 6X बिजनेस जेट के पूरे रियर फ्यूजलेज यानी सेक्शन 5 का प्रोडक्शन और असेंबली करेगी। ये परियोजना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूती देती है। कंपनी पहले से ही फैल्कन 6X के फ्लाइट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स बनाती रही है और नया करार भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को ग्लोबल सप्लाई चेन में और आगे ले जाएगा। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स ने बताया कि उसके प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी परफेक्ट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ओपन मार्केट से 24,65,591 शेयर्स खरीदे हैं। इससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 3.15% हो गई है, जिसे मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। प्रोमोटर का स्टेक बढ़ना अक्सर ये संकेत देता है कि कंपनी के भविष्य को लेकर भरोसा मजबूत है, खासकर लॉजिस्टिक्स और कंटेनर फ्रेट जैसी तेजी से बढ़ती कैटेगरीज में। केशोराम इंडस्ट्रीज अब पूरी तरह ओनरशिप चेंज के दौर से गुजर रही है, क्योंकि फ्रंटियर वेयरहाउसिंग कंपनी का नया मालिक बनने जा रहा है। ये बदलाव अल्ट्राटेक सीमेंट को सीमेंट डिवीजन ट्रांसफर करने के बाद आया है। फ्रंटियर वेयरहाउसिंग ने 26% स्टेक खरीदने के लिए ओपन ऑफर की घोषणा की है, जबकि इससे पहले उन्होंने प्रोमोटर ग्रुप से 13.29 करोड़ शेयर्स लिए थे। कुल मिलाकर ये डील कंपनी की लगभग 42.8% वोटिंग कैपिटल पर कंट्रोल देती है। जिंक प्राइसेस MCX पर 312 रुपए प्रति किलो के ऊपर निकल गई हैं, जो अगस्त 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। इसकी वजह ग्लोबल सप्लाई में कमी और US फेडरल रिजर्व की तरफ से संभावित रेट कट की उम्मीदें मानी जा रही हैं। LME रजिस्टर्ड वेयरहाउसेज में जिंक का स्टॉक लगातार घट रहा है, जबकि SHFE इन्वेंट्री इस हफ्ते 4.17% कम हुई है, जिससे मार्केट में शॉर्टेज के संकेत मिलते हैं। चाइना की कुछ जिंक माइंस में मेंटेनेंस की वजह से आउटपुट कम होने की संभावना है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सप्लाई टाइटनिंग और मॉनेटरी पॉलिसी में सॉफ्टनिंग की उम्मीदें प्राइसेस को